अगर आधी रात कोई अजनबी तुम्हारे दरवाजे पर आकर सिर्फ एक नाम पूछे, तुम्हारा कहाँ है, तो शायद तुम उसे मजाक समझो। लेकिन इस फिल्म में जो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। साल 2023 में अमेरिका में हजारों लोग अजनबियों द्वारा बेरहमी से मारे गए। ये हत्यारे अक्सर ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे जिनका उनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले इंसान से उनकी कभी मुलाकात हुई है या नहीं। बस अगर किसी पर उनकी नजर पड़ जाए तो वह इंसान उनका अगला शिकार बन जाता था। और माया उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक थी जो पहली घटना में किसी तरह जिंदा बच गई थी। इस समय वह एक अस्पताल के कमरे में बेहोशी से जागती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह घबराकर सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से बच नहीं पाया। डॉक्टर की बात सुनते ही माया पूरी तरह टूट जाती है। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे लगातार रोने लगती है। हालांकि फिल्म में उसकी रोने की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उसका दर्द इतना गहरा था कि देखने वाला इंसान भी उसकी बेबसी महसूस कर सकता था। कुछ देर बाद माया उस रात की पूरी डरावनी घटना पुलिस चीफ रॉबर्ट और ऑफिसर वोल को बताती है। वह कहती है कि हमलावर 3 लोग थे और तीनों ने अलग अलग मास्क पहने हुए थे। एक ने बिना किसी चेहरे वाला मास्क पहन रखा था, दूसरे ने गुड़िया जैसा चेहरा लगाया हुआ था और तीसरी एक लाल गालों वाली औरत थी। माया बताती है कि उन लोगों का किसी को मारने का कोई खास कारण नहीं था। वे सिर्फ लोगों के अंदर डर पैदा करके उससे मिलने वाले मजे का आनंद लेते थे। लेकिन माया की ये सारी बातें पुलिस के लिए किसी धुंधले सपने जैसी थीं। उनके पास कोई पक्का सुराग नहीं था। तभी माया को अचानक याद आता है कि जब वे लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, तब उन्होंने किसी तमारा नाम की लड़की के बारे में पूछा था। लेकिन इससे पहले कि माया अपनी बात पूरी कर पाती, कहानी वहीं रुक जाती है। पुलिस चीफ रॉबर्ट माया को भरोसा दिलाता है कि वे जल्द ही हथियारों को पकड़ लेंगे। इसके बाद वह और ऑफिसर वोल अस्पताल से निकल जाते हैं। उसी रात दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां का मालिक उनसे उस रात हुए मर्डर केस के बारे में पूछ बैठता है कि आखिर उस कपल को किसने मारा। ऑफिसर वोल बिना कुछ छिपाए सीधे बता देता है कि लड़की अभी जिंदा है और अस्पताल में होश में आ चुकी है। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। पूरे रेस्टोरेंट में अचानक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच बैठी एक छोटी लड़की सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी। वह चॉकलेट केक खाते हुए लगातार रॉबर्ट और वोल को घूर रही थी। उधर अस्पताल में माया अकेली अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रही थी। उसका दिमाग बार बार उस रात की तरफ जा रहा था जब दोनों ने साथ बैठकर पियानो पर एक खूबसूरत धुन बजाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही धुन उनकी आखिरी विदाई बन जाएगी। तभी अचानक एक नर्स कमरे के अंदर आती है और माया की सोच टूट जाती है। दवा पीने के बाद माया नर्स से पूछती है कि आखिर ये तुम्हारा कौन है, और जब पुलिस चीफ ने यह नाम सुना था तो वह इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा था। नर्स कहती है कि वह तुम्हारा को नहीं जानती, लेकिन उसने उसके बारे में कई डरावनी कहानियां जरूर सुनी हैं। मगर जब माया उससे उन कहानियों के बारे में पूछती है तो नर्स कोई जवाब नहीं देती। वह सिर्फ माया को ज्यादा ना सोचने और आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद नर्स अस्पताल के फोन बूथ की तरफ जाती है। उसके एक हाथ में सिगरेट होती है और दूसरे हाथ में फोन। बाहर लगातार बारिश हो रही थी, जैसे वह किसी गहरे और खौफनाक राज को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही हो। और तभी बार बार बदलते हुए दृश्यों के बीच एक बेहद डरावना और रहस्यमयी पल सामने आता है। फोन बूथ के शीशे पर अचानक खून के निशान दिखाई देने लगते हैं, लेकिन नर्स वहां से पहले ही गायब हो चुकी होती है। उसी समय गहरी नींद में सो रही माया एक डरावने सपने से घबराकर जाग जाती है। तभी अचानक एक अनजान कॉल उसके फोन पर आती है। माया बिना ज्यादा सोचे फोन उठा लेती है, लेकिन सामने वाला सीधे एक अजीब सवाल पूछता है, तुम्हारा कहाँ है। माया घबराकर तुरंत फोन काट देती है, लेकिन अगले ही पल बाहर से एक वार्ड बॉय की जान बचाने की चीख सुनाई देती है। उसके साथ कुल्हाड़ी से किसी चीज को काटने की भयानक आवाजें भी आ रही होती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और माया तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसे एहसास होता है कि शायद वे हत्यारे फिर से उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। जिंदा रहने के लिए अब वह कमरे में छिपकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए माया दर्द सहते हुए धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलकर अस्पताल के कॉरिडोर में पहुंचती है। लेकिन पूरा अस्पताल अजीब तरह से खाली पड़ा होता है। वहां का कोई डॉक्टर या नर्स दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग अचानक गायब हो गए हों। माया जल्दी से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर देखती है कि दरवाजा बाहर से लॉक है। तभी अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें जल रही होती हैं, जिनकी कमजोर रोशनी पूरे माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। माया पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह उसके फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। अब उसके पास खुद रास्ता ढूंढने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। वह हिम्मत करके दूसरे रास्ते तलाशने लगती है। तभी अचानक सामने बैग वाला मुखौटा पहने हत्यारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दिखाई देता है। माया तुरंत छिपने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार दोनों आमने सामने आ ही जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि माया काफी तेजी से भागती है और किसी तरह एक मशीन रूम में घुस जाती है। वहां वह अपने मुंह पर
हाथ रखकर खुद को शांत रखने की कोशिश करती है ताकि उसकी सांसों की आवाज भी बाहर न जाए, लेकिन डर की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। इसी घबराहट में उससे गलती से आवाज हो जाती है, जिससे बैग वाले हत्यारे को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। हालात बिगड़ते देख माया वहां रखे सामान का इस्तेमाल करके कुछ देर के लिए उसका ध्यान भटका देती है और उसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। वह अंधेरे कॉरिडोर से भागते भागते सीधे अस्पताल के मुर्दा घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी हालत और खराब हो जाती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश वहीं दिखाई देती है। अपनी जान बचाने के लिए माया मजबूर होकर उसी बॉडी कैबिनेट में छिप जाती है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की लाश रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद बैग वाला हत्यारा भी मुर्दा घर में पहुंच जाता है। वह एक एक लाश को देखने लगता है और हर कैबिनेट खोलकर जांच करता है। माया अंदर छिपी हुई डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रही थी। धीरे धीरे वह हत्यारा उसी कैबिनेट तक पहुंच जाता है जिसमें माया छिपी हुई थी। अब दोनों के बीच सिर्फ एक पतली लोहे की शीट का फर्क रह गया था। तभी अचानक एक वार्ड बॉय वहां आ जाता है और बदकिस्मती से खुद हत्यारे का शिकार बन जाता है, लेकिन उसी वजह से माया की जान बच जाती है। जैसे ही बैग वाला हत्यारा उस आदमी की तरफ ध्यान देता है, माया तुरंत कैबिनेट खोलकर वहां से भाग निकलती है और आखिरकार अस्पताल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दूर खड़ा बैग वाला हत्यारा उसकी भागने की दिशा देख चुका था। भागते भागते माया एक फार्म हाउस तक पहुंचती है जहां उसे एक पिकअप ट्रक दिखाई देता है। अच्छी बात यह थी कि गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है। माया जल्दी से अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे चाबी नहीं मिलती। मजबूरी में वह फार्म हाउस के अंदर जाकर चाबी तलाशने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे चाबी मिलती है तभी फार्म का मालिक बंदूक लेकर उसके पीछे आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। जाहिर था कि उसने माया को चोर समझ लिया था। माया तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है और उससे पुलिस बुलाने की गुहार लगाने लगती है, लेकिन फार्म मालिक ठंडे अंदाज में कहता है कि यहाँ पुलिस किसी की मदद नहीं करती। तभी वहां लाल गालों वाली वही महिला हत्यारी पहुंच जाती है। माया तुरंत जमीन पर पड़ी बंदूक उठाती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। उसी समय बैग वाला हत्यारा भी वहां पहुंच जाता है। माया तुरंत भागकर एक अस्तबल में छिप जाती है। बाहर लाल गालों वाली महिला हाथ में चाकू लेकर घूम रही होती है, जबकि माया अंदर हाथ में लोहे का कांटा पकड़े सही मौके का इंतजार कर रही थी। मौका मिलते ही वह हमला कर देती है, लेकिन वह दोबारा वार नहीं कर पाती क्योंकि तभी बैग वाला हत्यारा भी वहां पहुंच जाता है। माया अस्तबल से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात तीसरे हत्यारे यानी गुड़िया चेहरे वाले किलर से हो जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन बाथरूम का दरवाजा भी ज्यादा देर तक बैग वाले हत्यारे के हमलों को नहीं रोक पाता। वह लगातार कुल्हाड़ी से दरवाजे पर वार करता रहता है। सच कहें तो वह दृश्य इतना दर्दनाक था कि सिर्फ देखकर ही दर्द महसूस होने लगे। माया दर्द और डर से चीखती रहती है, लेकिन उसी दौरान वह किसी तरह बगल की खिड़की खोलने में कामयाब हो जाती है और ठीक उसी पल जब बैग वाला हत्यारा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, माया खिड़की से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है। वह तेज बारिश के बीच लगातार जंगल की तरफ भागती चली जाती है। तभी उसे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसकी हेडलाइट्स बारिश और अंधेरे को ऐसे चीर रही थीं जैसे रात के सीने को काटती हुई कोई तेज धार। माया तुरंत सड़क के बीच पहुंचकर गाड़ी रोकती है, लेकिन पास आने पर उसे पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाली वही अस्पताल की नर्स है। माया जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, मगर अंदर बैठते ही नर्स अचानक दरवाजे लॉक कर देती है। नर्स की इस हरकत से माया बुरी तरह डर जाती है। अब उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। वह जोर जोर से दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। नर्स उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसे सुरक्षित घर पहुंचा देगी और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। धीरे धीरे माया थोड़ी शांत हो जाती है। गाड़ी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती रहती है। इसी दौरान माया चुपके से अपने जूते पहन लेती है और फर्स्ट एड किट भी अपने पास रख लेती है। साफ था कि अब वह किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे। रास्ते में नर्स 2 आदमियों को और गाड़ी में बैठा लेती है और माया से कहती है कि ये दोनों उसके रूममेट हैं। अब माया पीछे की सीट पर उन दोनों आदमियों के बीच बैठी होती है, लेकिन उसका डर लगातार बढ़ता जा रहा था। गाड़ी में बैठे चारों लोगों के चेहरे उसे बेहद अजीब लग रहे थे। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे ये लोग भी उन्हीं नकाबपोश हथियारों की तरह हों। डर और मानसिक तनाव की वजह से माया को भ्रम होने लगता है और अचानक उसे गाड़ी में बैठे सभी लोगों के चेहरे मुखौटे वाले किलर्स जैसे दिखाई देने लगते हैं। डर के मारे माया तुरंत गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है और जाकर एक छिपी हुई जगह पर छिप जाती है। उधर गाड़ी में बैठे लोग कुछ देर तक उसे ढूंढते हैं, लेकिन जब वह नहीं मिलती तो वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद माया एक छोटी नदी के किनारे पहुंचती है। वहां वह चांद की हल्की रोशनी में पानी पीकर खुद को संभालती है और अपने जख्मों पर पट्टी बांधती है। सुबह होते ही तीनों नकाबपोश हत्यारे जंगल में माया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें जमीन पर खून लगा हुआ एक बैंडेज मिलता है। खून के निशानों का पीछा करते हुए वे लोग एक छोड़ी हुई पुरानी जगह तक पहुंच जाते हैं। उधर माया फर्स्ट एड बॉक्स में रखे लाइटर की मदद से आग जलाती है ताकि खुद को गर्म रख सके।
लेकिन आग जलाने के कुछ ही देर बाद उसे आसपास कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। पहले उसे लगता है कि शायद हथियारों ने उसे ढूंढ लिया है, इसलिए वह तुरंत वहां से भागकर एक पुरानी टूटी हुई गाड़ी में छिप जाती है। लेकिन असल में वहां एक जंगली भेड़िया था। माया को देखते ही वह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और सीधे उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह उसके पैर को काटने लगता है। माया पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह जलती हुई लकड़ी से भेड़िए को पीछे हटाती है और फिर चाकू निकालकर सीधे उसके सीने में घोंप देती है। भेड़िए को मारने के बाद माया घायल पैर के साथ मुश्किल से जंगल में आगे बढ़ती रहती है। लेकिन चलते चलते वह उसी लकड़ी के घर तक पहुंच जाती है जहां पहली बार उसके और उसके बॉयफ्रेंड पर हमला हुआ था। अब उस पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर रखा था। घर के बाहर पुलिस की टेप लगी हुई थी और दरवाजे पर सील भी लगी हुई थी। माया अंदर जाती है और वहां की हर चीज देखकर उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताई वो आखिरी रात याद आने लगती है। लेकिन उसके पास दुख में डूबने का समय नहीं था। उसे तुरंत अपनी ताकत वापस लानी थी और कोई हथियार ढूंढना था। वह सबसे पहले किचन में जाकर एक बड़ा चाकू ढूंढती है। इसके बाद वह एक बैग तैयार करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। माया डरते डरते बाहर आती है। तभी सामने खड़ा आदमी तुरंत खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है। वह कहता है कि उसका नाम बिली है और उसे खास तौर पर इसी केस की जांच के लिए भेजा गया है। माया धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है और उससे वहां से बाहर ले चलने की विनती करती है। लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठते हैं, एक बार फिर वही डरावना खेल शुरू हो जाता है। अचानक गुड़िया चेहरे वाला और लाल गालों वाली महिला हत्यारी दोनों वहां दिखाई देते हैं। माया तुरंत गाड़ी का एक्सीलेटर दबाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही एक तीर आकर गाड़ी के इंजन में लग जाता है और गाड़ी पूरी तरह बंद हो जाती है। अच्छी बात यह थी कि पास में एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। माया तुरंत गाड़ी से उतरती है और दरवाजा पीटते हुए मदद मांगने लगती है और तभी दरवाजा खोलने वाला इंसान सामने आता है। दरवाजा खोलने वाला इंसान वही आदमी निकलता है जो पहले उस नर्स के साथ रह रहा था। जब माया दोबारा होश में आती है तो वह देखती है कि उसके सारे घाव साफ करके उन पर पट्टियां बांध दी गई हैं। यह देखकर वह थोड़ी राहत की सांस लेती है। इसके बाद वह हॉल में पहुंचती है जहां नर्स और बाकी लोग बैठे होते हैं। नर्स माया का फोन भी अस्पताल से उठाकर वापस ले आई थी। लेकिन इतने सब के बावजूद माया अब भी उन चारों अजनबियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी, खासकर ऐसी सुनसान जगह पर जहां किसी की भी अच्छाई के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। कमरे में वापस जाकर माया अपनी बहन को मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन मैसेज बार बार फेल हो जाता है। तभी अचानक बाहर से कोई आवाज आती है। आगे का सीन सच में बहुत खतरनाक था। माया तुरंत दरवाजे को पकड़कर बंद करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। गुड़िया चेहरे वाला हत्यारा ठीक उसके पीछे खड़ा था। अच्छी बात यह रही कि माया समय रहते उस पर चाकू से हमला कर देती है और तुरंत भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। वह एक बार फिर खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार खिड़की पर लगी लोहे की सलाखें उसे पूरी तरह निराश कर देती हैं। धीरे धीरे बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं। काफी देर बाद माया हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और बाहर हॉल में आती है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप जाती है। नर्स और बाकी सभी लोगों को कुर्सियों से बांधकर मार दिया गया था। उसी समय बाहर सड़क पर खड़ी एक एम्बुलेंस उसकी नजर में आती है। माया को लगता है कि शायद अब उसे बचने का मौका मिल गया है। वह तुरंत भागकर एम्बुलेंस में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वह ड्राइवर सीट की तरफ देखती है उसका दिल बैठ जाता है। वहां बैठी हुई थी वही लाल गालों वाली महिला हत्यारी, लेकिन अब तक माया इतनी मौत और डर देख चुकी थी कि वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही थी। अब वह डरने के बजाय लड़ना सीख चुकी थी। वह अपनी समझदारी और हिम्मत का इस्तेमाल करके आखिरकार उस लाल गालों वाली हत्यारी को मार देती है। तभी अचानक बैग वाला हत्यारा वहां पहुंच जाता है और एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। माया तुरंत गाड़ी स्टार्ट करती है और पूरी स्पीड में वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि लाल गालों वाली हत्यारी अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। वह अचानक उठकर पीछे से माया का गला दबाने लगती है। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है और इसी दौरान एम्बुलेंस का कंट्रोल बिगड़ जाता है। गाड़ी सड़क से टकराकर पलट जाती है। कुछ देर बाद माया धीरे धीरे टूट चुकी एम्बुलेंस से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ लाल गालों वाली हत्यारी जमीन पर पड़ी बिल्कुल हिल नहीं रही थी। माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है ताकि उसका मास्क उतार सके, लेकिन तभी उसे दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। खतरा समझते ही माया तुरंत जंगल की तरफ छिप जाती है। थोड़ी ही देर बाद बैग वाला और गुड़िया चेहरे वाला हत्यारा एक पिकअप ट्रक में वहां पहुंचते हैं। वे गाड़ी रोकते हैं और लाल गालों वाली हत्यारी के पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही बैग वाला उसका मास्क उतारता है, सच्चाई देखकर मैं खुद हैरान रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि वही छोटी लड़की थी जो पहले रेस्टोरेंट में पुलिस चीफ की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसी ने सुना था कि माया अभी जिंदा है और अस्पताल में होश में आ चुकी है, और तभी से उसने माया का पीछा शुरू कर दिया था। बैग वाला हत्यारा उस लड़की की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। वह उसे अपनी गोद में उठाकर बैठ जाता है। तभी कहानी उसके बचपन की तरफ चली जाती है। पता चलता है कि लाल गालों वाली लड़की बचपन से ही बैग वाले लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वह लड़का हमेशा तुम्हारा नाम की दूसरी लड़की के साथ खेलता रहता था।
एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हारा और बैग वाला लड़का एक आखिरी डोर नॉक गेम खेलने वाले थे। तुम्हारा एक घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने लाल गालों वाली लड़की खड़ी होती है। अगले ही पल वह तुम्हारा की हत्या कर देती है। तुम्हारा का खून सीधे बैग वाले लड़के के चेहरे पर आकर गिरता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्या करने के बाद भी वह लड़की बिल्कुल शांत बैठी रहती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। वह तुम्हारा की लाश के पास बैठकर अपने हाथों से जमीन पर खून का एक स्माइली फेस बना देती है। और यहीं से जन्म होता है उस खतरनाक किलर कपल का। अपनी बीमार और टेढ़ी मानसिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे लोग बिना किसी वजह के मासूम लोगों का कत्ल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माया एक बार फिर उनकी पकड़ से बच निकलती है और यही बात बैग वाले हत्यारे को पूरी तरह पागल बना देती है। अब वह किसी भी हालत में माया को टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहता था, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि माया तो बच गई, लेकिन वे दोनों किलर्स अभी भी जिंदा हैं। और अब उनका अगला शिकार कौन होगा ये पता चलेगा पार्ट 3 में। अगर आप जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 3 देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखना, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला है।